मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आपके भी ये प्रश्न है कि पेपर आने वाले हैं और अभी तक तैयारी नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। और इस बार की परीक्षाएं हमारी ऑनलाइन मोड से नहीं ऑफलाइन मोड से होने जा रही हैं। पिछले जितने सालों के क्वेश्चन पेपर हमें उपलब्ध हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम एक सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की तैयारी हो गई है वे इन लेक्चर्स को अच्छे से सुन लें, रिवाइज कर लें, और जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आरंभ करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ आने वाले लेक्चर्स में भी बने रहना है, क्योंकि प्रायशः ऐसा देखा जाता है कि 80 to 90% प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं। 10-20% तो देखिए स्टूडेंट रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पता चलते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चल जाता है। ऑलमोस्ट सभी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस को जरूर चेक करें। अभी तक जितना सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप सब इन लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे और अन्य छात्रों तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर करते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर हमें 2021 के पेपर में पूछा गया है। 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। पहला प्रश्न हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और आप जानते हैं कि इनमें कोई चॉइस नहीं होती है, और इनमें भले ही चॉइस ना हो पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। तो ये 16 मार्क्स आपके कहीं पर भी ना कटे, इसलिए आपने बहुत ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, चारुदत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नाटक चारुदत्तम में सज्जलक कौन है? मदनिका का प्रेमी है। अगला प्रश्न है, नायक चारुदत्त का मित्र कौन है? मैत्रेय। अगला प्रश्न है, पा धातु का निजंत रूप लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में लिखिए। पाययति। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधनों में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यश ही है धन जिसका। अगला प्रश्न है, गम धातु का सन्नंत रूप प्रथम पुरुष एकवचन लट्लकार में रूप लिखिए। जी गमिष्यति। अगला प्रश्न है, समास में कितने पद होते हैं? 2 या फिर 2 से अधिक पद होते हैं। तो इस प्रकार आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेक्चर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या कही है। 4 श्लोक दिए गए हैं, कोई 2 श्लोक करने हैं, और अगर एक सही श्लोक करते तो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, यानी ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। और श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम, उसके बाद अवतरण, एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद उस श्लोक का हम सामान्य अर्थ बताएंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में रहेगा। व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को भी जोड़ा जा सकता है। और हमारे पास चारुदत्तम नाटक के कितने अंक हैं? टोटल 4 अंक हैं, और जिसमें से पहले 2 अंक 3rd सेमेस्टर में थे और आखिरी 2 अंक 4th सेमेस्टर में हैं। तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और आसान सिलेबस है। तो पहला श्लोक देखते हैं, असौ हि दत्वा तिमिर प्रकाशम अस्तगतो हरिष्टम अपक्षचंद्रः तोय अवगाढ़स्य वनद्वीपस्य विशान कोटि इव निमज्जमाना। और ये श्लोक तीसरे अंक का तीसरा श्लोक है। तो यहाँ नायक चारुदत्त चंद्रमा के अस्त होने की स्थिति को बताते हुए कह रहा है कि तोय अवगाढ़स्य,
कि जल में, तो ये कहते हैं जल को। अवगाढ़ से डुबकी लगाते हुए, जल में डुबकी लगाते हुए। वन द्वीपस्य, जंगली हाथी के। निमज्जमाना, जल में डूबे हुए। विषान कोटिव, दांतों के सिरों के समान लगता हुआ। हियष्टम पक्ष चंद्र, शुक्ल पक्ष की अष्टमी का जो चांद है। तिमिर अवकाशम, अंधकार को फैलने का स्थान प्रदान करके। अस्तगतो, अस्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य उदय होने वाला है और चंद्रमा अस्त हो रहा है। और वो चंद्रमा अस्त होने की स्थिति कैसे लग रही है? जिस प्रकार जंगली हाथी पानी में डुबकी लगाते हुए जो दांत है वह जल में डूबा हुआ लगता है, अर्थात थोड़ा सा प्रकाश लगता है, तो ऐसे चंद्रमा के अस्त होने की स्थिति को बताया गया है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। क श्रद्धास्ति भूतार्थम सर्वो माम तुलयिष्यति शंकनिया ही दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता। और ये तीसरे अंक का 15वां श्लोक है। यहाँ चारुदत्त के घर से जब आभूषण चोरी हो जाते हैं तो उस समय चारुदत्त की क्या मनोस्थिति होती है, तो इसको यहाँ पर बताया गया है। चारुदत्त अपने मन ही मन में क्या सोचता है? क श्रद्धास्ति यानी श्रद्धास्ति भूतार्थम, भूतार्थम माने वास्तविक बात पर श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा। कौन? मेरी सही बात पर विश्वास करेगा कि मेरे द्वारा उस आभूषणों की चोरी नहीं हुई है। सर्वो माम तुलयिष्यति, सभी मेरे चोर होने का प्रमाण देंगे, निर्णय देंगे। क्यों कहा ऐसा? शंकनीय ही दोषेषु निष्प्रभावा दरिद्रता, क्योंकि प्रभावहीन, निष्प्रभाव यानी प्रभावहीन निधनता ही चोरी आदि दोषों में शंकनीय, संदेह के योग्य होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चारुदत्त के घर से वसंत सेना के द्वारा रखे गए स्वर्णाभूषणों की चोरी हो जाती है तो वह स्वयं को कहता है कि मेरी इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं कैसा हूं इस समय? दरिद्र हूं। और इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। कृत्वा निशायां वंचनीय दोषम निद्रा च हित्वा तिमिरम भयम च स एव सूर्योदय मंदवीर्य शनैर्दिवा चंद्र इवास्मि भीतः। ये चौथे अंक का पहला ही श्लोक है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सज्जलक रात्रि के अंधकार से नहीं डर रहा था, परंतु सूर्य के उदय होने पर वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है। तो सज्जलक की सूर्योदय होने पर क्या मन की स्थिति होती है, उसे यहाँ पर बताया गया है। कृत्वा निशायां वंचनीय दोषम, निद्रा च हित्वा तिमिरम भय च। निशायाम रात्रि में, निद्रा नींद को, तिमिरम अंधकार को, और भयम भय को छोड़कर चोरी रूपी वंचनीय दोषम निंदनीय अपराध करके मैं स ए सूर्योदय मंदवीर्य, कि मैं सूर्योदय के कारण मंदवीर्य, मंद हुई शक्ति वाला कैसा हो गया हूं? शनैर दिवा चंद्र इवास्मि भीतः, दिन के चंद्रमा के समान। दिन का चंद्रमा क्या होता है? अर्थात दिन के चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो उस दिन के चंद्रमा के समान मैं भीतः डर रहा हूं। तो यहाँ पर अब देखिए सज्जलक की दो स्थितियां दिखाई हैं। जो रात्रि में निद्रा को छोड़कर, डर को छोड़कर, अंधकार की परवाह न करके चोरी इत्यादि कार्य को बड़े आसानी से करता है। अब जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसे क्या महसूस हो रहा है? डर। तो ये वास्तविक स्थिति है जहां आप देखते हो आम इंसान दिन में अपने कार्य करते हैं और रात्रि के अंधकार से डरते हैं। तो चोर इत्यादि जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं वे रात्रि में बेखौफ होकर बिना डरे ऐसे गलत कार्य को अंजाम देते हैं और सूर्य के उदय होने पर डरते हैं। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगला श्लोक देखते हैं। नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तो लभते फलम द्विषतामेव कालोस्तु योस्य भवतु तस्य वा। यहाँ पर वसंत सेना जब मदनिका को सज्जलक को सौंप देती है तो सज्जलक स्वयं को वसंत सेना का ऋणी समझते हुए कहता है कि नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तो लभते फलम। प्रत्युपकार्थी माने उपकार का बदला
चुकाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। अब किसी ने दूसरे व्यक्ति पे उपकार किया है तो वह उस उपकार का बदला कब चुका सकता है? इस श्लोक में बताया गया विपत्तो लभते फलम, जब दूसरे इंसान पर, जब दूसरे व्यक्ति पर विपत्ति आती है वह तभी अपने उपकार का बदला चुका सकता है। दुष्टामेव कालोस्तु, और उसके बाद सजलक कह रहा है कि ऐसा विपत्ति काल, ऐसा बुरा समय, यो यस्य, जो वसंत सेना का, और तस्यवा, चारुदत्त का है, वह उनका ना होकर बल्कि द्विषतामेव, किसका हो? उनके शत्रुओं का हो। वसंत सेना जब उसे मदनिका को सौंप देती है तो वह उसके प्रति ऋण भाव से भरकर कहता है कि मैं इसके उपकार का बदला कब चुका पाऊंगा। अर्थात मैं ऐसा नहीं चाहता कि इनका बुरा समय आए और मैं इसके उपकार का बदला चुकाऊं, बल्कि जो इनका बुरा समय लिखा भी गया है तो वह इनका ना होकर बल्कि इनके शत्रुओं का हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं एक सूक्ति की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब फ्रेंड्स, श्लोकों को आपने इतने अच्छे से तैयार करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी आखिरी पंक्ति आपसे सूक्ति के रूप में पूछ ली जाती है, और यहाँ दोनों ही श्लोकों की, जो आप दोनों सूक्तियां देख रहे हैं, ये श्लोकों की क्या है? आखिरी पंक्ति है। और सूक्ति को लिखने का भी तरीका बिल्कुल फ्रेंड्स वही है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम, अवतरण एक पंक्ति में बताएं कि इसमें, इस सूक्ति में किस विषय पर बात की जा रही है, और उसके बाद आप इस उक्ति का सामान्य अर्थ लिखेंगे और उस अर्थ को एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में होगा। व्याकरण और विशेष संबंधित अंशों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से सुक्ति अटेम्प्ट करनी है। पहली सुक्ति देखते हैं, अदृश्यमाना चपला जरेव या मनुष्य वीर्यम परिभूय वर्धते, और ये सुक्ति तीसरे अंक के चौथे श्लोक से ली गई है। निद्रा की विशेषता को बता रहे हैं कि कैसी है निद्रा? अदृश्य माना, अदृश्य है, अब दिखती नहीं है। किसको नहीं दिखती? दूसरों को। नींद एक व्यक्ति को आ रही है तो दूसरों के लिए तो अदृश्य है, नींद चंचल है। जरेब या, और वृद्धावस्था के समान है। परिभूय माने पराजित करके। वीर्य माने शक्ति को, कि मनुष्य की शक्ति को पराजित करके। वर्धते आगे बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि नींद की स्थिति को यहाँ पर बताया गया जिसमें शरीर शक्ति से रहित हो जाता है। और ऐसी स्थिति किसकी है? जब वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है? शरीर शिथिल हो जाता है, उसमें कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी ही नींद की स्थिति को कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। अगली सुक्ति देखिए, स ए सूर्योदय मंद वीर्य शनैर दिवा चंद्र इवास्मि भीता। अब देखिए यहाँ पे थर्ड श्लोक की आखिरी पंक्ति। अब आपने अगर क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि श्लोक भी आया है और इसी की आखिरी पंक्ति सुक्ति में भी पूछ ली गई है। तो दोनों काम आपके बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, चारुदत्तम नाटक के तृतीय और चतुर्थ अंक का सार लिखिए। अब दो ही अंक है आपके पास सिलेबस में, और दोनों अंकों की कहानी को इतने अच्छे से याद कर लीजिए ताकि उसमें जो पात्र आए हैं, जो दृश्य बदले हैं, वे आपको याद हो जाए। और जब आपको कहानी याद हो जाएगी तो फिर उसके बाद जब श्लोक और सूक्ति संबंधित कार्य करेंगे तो वह भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, चारुदत्त नाटक की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, और इसके साथ चॉइस में चारुदत्त का चरित्र चित्रण पूछा गया, और ये कार्य भी आपके पास 8 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 धातुओं के सन्नंत रूप लिखने हैं। का सन्नंत रूप बनाइए, भू भुक्षति। गम का बनाइए, जी गमिष्यति। लिख का बनाइए, ली लेखिष्यति। था में सन प्रत्यय जोड़ा, तिष्ठासति। दा में जोड़ा, दित्सति। क्री में जोड़ा, चिकीर्षति। अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं 4 धातुओं के निजंत रूप कहे हैं। पठ में निजंत प्रत्यय जोड़िए, क्या बना? पाठयति। पा में जोड़ा, पाययति। श्रु में निजंत प्रत्यय जोड़ा, श्रावयति। था में निजंत प्रत्यय जोड़िए, स्थापयति। हन में निजंत प्रत्यय जोड़ा, घातयति। क्री में
निजंत प्रत्यय जोड़ा, कारयति। तो इस प्रकार आपको व्याकरण संबंधित कार्य करना है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास का उदाहरण सहित परिचय, और ये कार्य आपके पास 4 मार्क्स का है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, और ये भेद है, 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एकशेष द्वंद्व समास। तो आप तीनों की परिभाषा लिखिए और उन तीनों भेदों को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करेंगे। और बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास और समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो उदाहरण सहित आपने एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है कि 4 समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मण च, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च। और स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर द्वंद्व समास है और कहाँ पर बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व वहां होता है जहाँ पे जोड़ा होता है, जहाँ पे सभी पदों की अलग अलग प्रधानता होती है, और बहुव्रीहि वहां होता है जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है। अहोरात्रम, दिन और रात्रि का समूह का है। अह कहते दिन को, अह च रात्रि च अनयोः समाहारः। अगला है पुत्रौ, पुत्रः च पुत्रः च, 2 पुत्र भी बना सकते हो, या फिर पुत्रः च पुत्री च, द्वंद्व समास है यहाँ। महात्मा, महान आत्मा यस्य स, महान आत्मा वाले कौन है? जैसे संत महापुरुष। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय, जितानि इंद्राणि येन स, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खगाह, आकाश के लिए आकाशे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। उड़ रहे हैं, संख्या ज्यादा है तो उड़यंती। अगला प्रश्न है तुम कल कहाँ जाओगे? त्वम, कल के लिए क्या लगाओगे? आने वाला कल है तो श्वः। कहाँ? पुत्र, जाओगे गमिष्यसि। गागेगी जिसके अंत में हो तो वहां पर ललित लकार का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है बच्चे आम खाते हैं। बालकाः, संख्या ज्यादा है, आम खाते हैं, आम फलानी खादन्ति। अगला वाक्य भक्त प्रभु को याद करते हैं। भक्ताः ईश्वरस्य स्मरन्ति। अगला वाक्य है बुरी आदत का त्याग करना चाहिए। दुर्व्यसनम त्यजनीयम, या फिर आप विधिलिंग लकार बनाएंगे तो त्यजेत। अगला वाक्य सदा सच व मीठा बोलो। सदा सत्यम मधुरम च वद। अगला वाक्य दुग्ध अमृत समान होता है। दुग्धम अमृतस्य सदृशम भवति। अगला वाक्य हमें वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अस्मान वातावरणम स्वच्छम करणीयम। अगला वाक्य प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। प्रत्येक जनान शिक्षितम भवेत्। अगला वाक्य रामायण धार्मिक ग्रंथ है। रामायणम धार्मिक ग्रंथम अस्ति। अगला वाक्य दूसरों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अन्येषां गुणानां ग्रहणीयम। लास्ट वाक्य भिखारी भिक्षा मांगता है। भिक्षुकः भिक्षां याचति। तो इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, और व्याकरण से संबंधित जितना भी कार्य आपसे पूछा गया, अगर वह आपको एक्स्ट्रा आता है तो आप जरूर करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपके डाउट्स को दूर किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। आज की कक्षा में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे।
अगर आपका इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।